exactly as they should. Not even you know how they're gonna go? Only the island knows. Oh my god! तो मूवी की शुरुआत एक लड़की के भागने से होती है जो कुछ गुंडों से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो एक लग्जूरियस रिसोर्ट तक पहुंचती है और तुरंत मिस्टर रॉर्के को कॉल करती है, लेकिन शॉकिंगली रॉर्के खुद अपने लोगों को भेजकर उसे किडनैप करवा लेता है। फिर एक ब्रेथ टेकिंग फैंटेसी आइलैंड का ड्रोन शॉट दिखाया जाता है। एक प्राइवेट प्लेन लैंड करता है जिसमें से 5 लोग निकलते हैं जो एक स्पेशल कंपटीशन जीत कर यहाँ आए हैं। इनका वेलकम केयर टेकर जूलिया करती है और बताती है कि ये एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब हो रहा होता है। इन लोगों को महसूस होने लगता है कि कोई अननोन पर्सन इनका पीछा कर रहा है और बार बार एक अजीब सा काला सब्सटेंस भी दिख रहा होता है। एक एक करके सबको अपने अपने रूम्स अलॉट हो जाते हैं जिसमें इन्हें वेलकम ड्रिंक्स मिलती है। तभी एंट्री होती है मिस्टर रॉर्के की, जो बताता है कि फैंटेसी आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां आपकी हर फैंटेसी सच हो सकती है, लेकिन एक बड़ा कैच है। आपकी फैंटेसी का एंड या तो हैप्पी हो सकता है या फिर कुछ और भी ज्यादा डेंजरस। सबको अपनी अपनी फैंटेसी चूज करने का चांस मिलता है। सबसे पहले टर्न आता है जेडी और ब्रैक्स का। ये दोनों एक दूसरे को ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर बुलाते हैं और इनकी फैंटेसी होती है एक क्रेजी रेव पार्टी, अनलिमिटेड अल्कोहल्स, ड्रग्स, लड़कियां और लाउड म्यूजिक, पूरा वेगस वाइब्स बस एक आइलैंड पे। ब्रैक्स को लड़के पसंद थे तो आइलैंड ने उसकी फैंटेसी भी पूरी कर दी। नेक्स्ट मॉर्निंग बारी आती है ग्वेन की। उससे पूछा जाता है कि उसकी फैंटेसी क्या है। ग्वेन थोड़ा सोचती है और कहती है, काश मैं 6 साल पहले उस वक्त पर वापस जा सकती जब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया था। मिस्टर रॉर्के उसे एक स्पेशल दरवाजे के पास ले जाता है और नीचे का बटन दबाने के लिए कहता है। जैसे ही ग्वेन बटन दबाती है वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है, एक लग्जूरियस होटल जहाँ सब कुछ उसी दिन जैसा है जो उसके पास्ट का पार्ट था। टेबल्स, डेकोर, फूड, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। इस बार तो उसका पार्टनर भी बिल्कुल पहले जैसा यंग और एनर्जेटिक लग रहा होता है। ग्वेन को पहले लगता है कि ये सिर्फ एक रियलिस्टिक ड्रामा है, एक वेल प्लान्ड एक्ट है जो रॉर्के ने सेटअप किया है। वो हंसी मजाक में कहती है, क्या बात है रॉर्के, आपने तो जान डाल दी इस पूरा सेटअप में। लेकिन रॉर्के सिर्फ एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आप पास्ट में आ चुकी हैं, यह आपका मौका है अपने फ्यूचर को बदलने का, अपनी फैंटेसी जी लो। दूसरी तरफ पैट्रिक और मेलानी एक दूसरे से अपनी अपनी फैंटेसीज डिस्कस कर रहे होते हैं। पैट्रिक बताता है कि उसका बचपन से सपना था फौज में जाने का। उसके फादर भी एक फौजी थे जो एक वेनेजुएला मिशन के दौरान शहीद हो गए थे, लेकिन घर का एक लौता लड़का होने की वजह से उसकी माँ ने उसे फौज ज्वाइन करने से रोक दिया और मजबूरी में उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी पड़ी। पैट्रिक पूछता है, और तुम्हारी फैंटेसी क्या है? मेलेनी एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहती है, बचपन में एक लड़की मैडिसन मुझे बहुत बुली करती थी। एक बार तो उसने मेरे ऊपर सुसु तक कर दिया था। उसकी आंखों में एक रिवेंजफुल लुक आता है और वो कहती है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहूंगी, अपने खास डॉक्टर मिस्टर टॉर्चर के साथ। जब ये दोनों फैंटेसीज डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी मिस्टर रॉर्के वहां आ जाता है। अब बारी आती है मेलेनी की फैंटेसी पूरी होने की। उसे भी एक स्पेशल अंडरग्राउंड टॉर्चर चेंबर में भेजा जाता है। जैसे ही वो नीचे लिफ्ट से उतरती है वो एक टॉर्चर रूम में पहुंचती है। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जो बिल्कुल मेडिसन जैसी दिखती है। पहले तो मेलेनी को लगता है कि ये एक डमी है, कोई रोबोटिक प्रॉप या वैक्स स्टैचू, लेकिन जैसे ही मेडिसन रोती है, चीखती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, तब मेलेनी को रियलाइज होता है कि ये असली है। अब आप लोगों को बता दूं कि जो कहानी की शुरुआत में लड़की कुंडों से भाग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मेडिसन थी। अब जैसे ही मेलेनी को मेडिसन पर अपना पूरा बचपन का गुस्सा निकालने का मौका मिलता है, उस टॉर्चर रूम में कुछ टेरिफाइंग मशीन्स लगी होती हैं। उन पे लिखा होता है कि कौन से बटन दबाने से कौन सी सजा मिलेगी। पहला बटन दबाते ही मेडिसन को एक जबरदस्त झटका लगता है। दूसरा बटन दबाते ही उसके ऊपर एक बकेट भर के सुसु गिर जाता है और तीसरा बटन जैसे ही मेलेनी उसे दबाती है, एक प्राइवेट वीडियो जो मेडिसन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिकॉर्ड की थी उसके हस्बैंड को फॉरवर्ड हो जाती है। मेलेनी पहले तो मजाक समझ रही होती है, लेकिन जब मेडिसन सच में चीखने चिल्लाने लगती है और कॉल्स पर असली रिएक्शंस आते हैं तब उसको रियलाइज होता है कि ये कोई ड्रामा नहीं, ये सब एक्चुअली हो रहा है। मेलेनी पैनिक मोड में वो चिल्लाती है कि ये सब बंद करो, लेकिन तब तक लिफ्ट से कोई और इंसान नीचे उतर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है पैट्रिक पर। रॉर्के उसे
उसे एक जंगल के बीच छोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी फैंटेसी थी फौजी बनने की, तो लो भाई मिशन शुरू करो। पैट्रिक एक प्रॉपर मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने खुद को देखता है और पूरा फौजी फील आने लगता है। जंगल के अंदर आगे बढ़ते वक्त उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, डेमन। वो पैट्रिक को वार्न करता है, इस आइलैंड पर जो दिख रहा है वो सब सच नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है, ट्रस्ट मत करना। लेकिन पैट्रिक इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। तभी एक आर्मी यूनिट आके उसका रास्ता रोक लेती है, उसे पकड़कर बंदी बना लेती है। पहले पैट्रिक को लगता है कि ये सिर्फ एक गेम का पार्ट है, लेकिन जो होने वाला था उसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। रेव पार्टी खत्म हो चुकी है। जेडी और ब्रैक्स रिलैक्स मोड में होते हैं। फिर दोनों कैजुअली विश मांगते हैं कि काश हमारी फैंटेसी में हमारे इस लग्जूरियस बंगलों में एक सीक्रेट वेपन्स रूम होता, जहाँ गन्स, गोलियां, बारूद और सब कुछ हो। दूसरी तरफ पैट्रिक की लाइफ सडनली अल्ट्रा इमोशनल मोड पे चली जाती है। उसे अपने पापा दिखाई देते हैं जो 18 साल पहले एक मिशन के दौरान शहीद हो गए थे। पैट्रिक शॉक में होता है। उसे लगता है कि ये कोई इल्यूजन या कॉपी होगा, लेकिन जब उसका फादर उसके पास्ट की कुछ बातें बताता है तो सब कुछ मैच हो जाता है। यानी पैट्रिक सच में 18 साल पहले के फ्लैशबैक में आ चुका था। सीन शिफ्ट होता है मेलेनी पर, जो अपनी पुरानी दुश्मन यानी मेडिसन को बचाने की कोशिश कर रही होती है। डॉक्टर टॉर्चर वहां आ चुका था, एक टेरिफाइंग आदमी जिसका मुंह पूरा सिल दिया गया था जैसे कोई हॉरिफाइंग नाइटमेयर। मेलेनी गेम को यहाँ खत्म करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर टॉर्चर हाफ डेफ था और उसे लगा कि मेडिसन को और ज्यादा टॉर्चर करना है। मेलेनी अपनी स्मार्टनेस दिखाती है और उसे मेडिसन के राइट साइड मूव करने के लिए बोलती है। वो डॉक्टर टॉर्चर से कहती है इसका हाथ काट दो, लेकिन जैसे ही डॉक्टर टॉर्चर वहां पहुंचता है उसके ऊपर जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक के साथ सुसु का स्प्रे गिर जाता है। अब 5 अलग अलग स्टोरीज पैरेलल चलने लगती है। ब्रैक्स और जेडी स्पेनिश माफिया के गुंडों से जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेलेनी और मेडिसन डॉक्टर टॉर्चर से बचने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। ग्वेन जो अपने बॉयफ्रेंड के पास तो पहुंच गई थी, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये रिलेशनशिप उसके लिए ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल लग रहा है। पैट्रिक जो शॉक में अपने पिता को सामने देख रहा था और सोच रहा था उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों वो ऐसी जंग लड़ने गए जिसमें उनकी मौत लिखी थी। एक लौता अकेला डेमन एक बुरे हाल में जो सिर्फ सच्चाई ढूंढना चाहता था, क्योंकि वो एक रिपोर्टर था जो इस आइलैंड की मिस्ट्री अनकवर करने आया था, लेकिन खुद यहाँ फंस गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्वेन रोरके के पास जाकर कहती है, मुझे अपनी फैंटेसी जीनी नहीं है, मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ। रोरके कहता है, बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है अपनी फैंटेसीज जीने का, जाओ एंजॉय करो। ग्वेन ये भी देख पाती है कि अगर वो यहाँ रुकी तो उसका फ्यूचर परफेक्ट होगा, एक लविंग हस्बैंड, एक 5 साल की बेटी, एक पीसफुल लाइफ। लेकिन जब लाइफ इतनी सही चल रही होती है तभी इंसान को बोर्डम महसूस होता है। ग्वेन को ये परफेक्ट लाइफ फेक लगने लगती है। वो फिर से रोरके के पास जाती है और अपनी फैंटेसीज चेंज करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मेडिसन और मेलेनी की हेल्प करने के लिए डेमन वहाँ पहुंच जाता है। वो बताता है कि वो एक सीक्रेट मिशन पे यहाँ आया था। उसका एक क्लाइंट इस आइलैंड को खरीदना चाहता था, लेकिन इस जगह के हिडन सीक्रेट्स पता करने के लिए उसे यहाँ काफी साल पहले भेजा गया था। लेकिन इस आइलैंड ने उसका दिमाग खराब कर दिया। उसने अपनी फैंटेसी में अपनी चाइल्डहुड की मरी हुई बेटी मांगी थी, लेकिन वो बेटी एक ज़ॉम्बी बन गई और उसका खुद का नाइटमेयर बन चुकी थी। डेमन कहता है, मैं तो यहाँ से कभी नहीं निकल पाया, लेकिन मैं तुम लोगों को एस्केप का रास्ता दिखा सकता हूँ। वो सबको एक गुप्त गुफा में ले जाता है जहाँ एक ब्लैक स्टोन होता है। ये स्टोन लोगों की हिडन डिजायर्स को उनके सामने रिवील कर देता है। ये स्टोन का इफेक्ट वैसा ही था जैसे हैरी पॉटर के मिरर ऑफ डिजायर का होता है। जो भी इसे देखेगा उसकी डीपेस्ट फैंटेसी रियलिटी जैसी महसूस होगी, और उस ब्लैक स्टोन से गिरता हुआ काला पानी ही लोगों की फैंटेसीज को रियलिटी बना रहा था। डेमन का मानना था कि अगर ये काला पानी आइलैंड के बाहर ले जाया जाए तो रोरके की सच्चाई सामने आ जाएगी और जितने लोग इस आइलैंड में फंसे हैं उनको बचाया जा सकेगा। अगर ये प्लान फेल हो गया तो ये आइलैंड हमेशा लोगों की जिंदगी खाता रहेगा और हर नए गेस्ट की फैंटेसी उसकी मौत की वजह बन जाएगी। ग्वेन अपनी फैंटेसी को चेंज करवाने के लिए रोरके से बार बार रिक्वेस्ट करती है और फाइनली उसे एक और चांस मिलता है। उसकी नई फैंटेसी ये होती है कि वो 6 साल पहले जाकर एक इंसान को उसकी बिल्डिंग में लगी आग से बचा सके। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट होता है। जैसे ही ग्वेन उस बिल्डिंग के नीचे उतरती है वो जेडी और ब्रैक्स को वहाँ देखती है, और जो पुलिसमैन भीड़ को हटा रहा होता है वो पैट्रिक होता है। सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब वो देखती है कि जो लड़का आग में जलकर मर गया था वो और कोई नहीं बल्कि मेलेनी का बॉयफ्रेंड निक था।
ग्वेन चाहती थी कि किसी तरह निक की जान बचा ले, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे बचा नहीं पाती। अब सीन शिफ्ट होता है अलग अलग पैरेलल इंसिडेंट्स पर। रशियन गुंडे जेडी को गोली मार देते हैं और ब्रैक्स को फोर्स करते हैं कि वो अपने घर का पूरा हिडन ट्रेजर उनके हवाले करे। डेमन पर डॉक्टर टॉर्चर अटैक कर देता है। अपनी जान की परवाह किए बिना डेमन उसे एक पहाड़ी से धक्का दे देता है और खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। पैट्रिक का फादर उसे बताता है कि ये वेनेजुला का जंगल है जहाँ उनका एक स्पेशल मिशन था। उन्हें स्पेनिश माफिया के गुंडों से फाइट करनी थी और इसी मिशन में पैट्रिक के फादर की मौत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब ये सोल्जर्स और माफिया दोनों एक ही जगह आ जाते हैं, ब्रैक्स और जेडी के मैंशन में। जेडी और ब्रैक्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये सब लोग उनकी फैंटेसी में क्या कर रहे हैं। पैट्रिक भी कंफ्यूज्ड होता है, तुम लोग मेरी फैंटेसी में क्या कर रहे हो। एक मैसिव गन फाइट स्टार्ट होती है। जेडी को एक और गोली लगती है और वो मर जाता है। सोल्जर्स और माफिया के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है, लेकिन फिर एक और शॉक। जो भी लोग मर रहे होते हैं वो वापस जीवित होने लगते हैं। उनकी आंखों से काला पानी बह रहा होता है, मतलब इन्होंने आइलैंड के ब्लैक वाटर को पी लिया था और ये सब अब अमर बन चुके थे। फाइनली सब लोग मिलकर रोरके के सामने पहुंचते हैं। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। ये सब लोग अपनी फैंटेसीज नहीं जी रहे थे, बल्कि ये सब मेलेनी की फैंटेसी का हिस्सा थे। मेलेनी यहाँ सबसे पहले आई थी। उसने पहले ही पूरा प्लान सेट किया था। उसका मकसद था कि अपने बॉयफ्रेंड निक की मौत का बदला ले सके और इसीलिए उसने एक डेंजरस फैंटेसी डिजाइन की जिसमें ये 5 लोग ट्रैप हो सके। अब सबको समझ आ गया था कि निक को बचाना इनकी गलती नहीं थी, लेकिन अब इस हॉरर गेम को खत्म करना बहुत जरूरी था। इन्हें ये भी पता चलता है कि सिर्फ एक इंसान है जो इस फैंटेसी का हिस्सा नहीं बना, मेडिसन। क्योंकि उसने वो काला पानी नहीं पिया था, इसलिए उसकी फैंटेसी रियलिटी में नहीं बदली थी। सब मिलकर मेडिसन को उस गुफा तक ले जाते हैं जहाँ काला पानी फैंटेसीज को रियलिटी में बदल रहा था। लेकिन गुफा के अंदर ये ब्लैक वाटर एक टेरिफाइंग शैडो बन चुका था जो सबको मारना चाहता था। लेकिन उस वक्त मेडिसन एक फाइनल सैक्रिफाइस करने का फैसला करती है। वो काला पानी पी लेती है और एक नई फैंटेसी मांगती है, निक वापस आए और मेलेनी को अपनी दुनिया में ले जाए। जैसे ही वो ये विश मांगती है, ब्लैक वाटर से एक मॉन्स्टरस शैडो निकलता है जो निक का रूप ले लेता है और मेलेनी को उठाकर ले जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मेलेनी वापस आती है और एक बॉम्ब फोड़ देती है। पैट्रिक सबको बचाने के लिए बॉम्ब के सामने कूद पड़ता है और अपनी जान दे देता है। बाकी सब बच जाते हैं, लेकिन एक और सैक्रिफाइस हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग सबकी आंख खुलती है और सब रियलाइज करते हैं कि इस बड़े हादसे में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पैट्रिक जो बॉम्ब के ब्लास्ट में मर गया और जेडी जैसे गोली लग गई थी। गेम का रूल ये था कि कोई भी तब तक आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता जब तक सबकी फैंटेसीज कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन एक और रूल भी था, अगर आप अपनी फैंटेसी को पलट दें तो आपको एक और फैंटेसी मांगने का चांस मिलेगा। जैसे ग्वेन के साथ हुआ था, उसने अपनी पहली फैंटेसी जिसमें वो एक परफेक्ट लाइफ जी रही थी छोड़ दी और एक नई फैंटेसी चूज की। अब यहाँ पर ब्रैक्स रोरके के पास जाता है और एक शॉकिंग विश मांगता है, मुझे पार्टीज, शानो शौकत या ऐश नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने भाई जेडी को वापस चाहता हूँ। बदले में मैं यहाँ आपका सर्वेंट बन के रहने को तैयार हूँ। रोरके इस बात को मान लेता है। ब्रैक्स को आइलैंड पर रख लिया जाता है और जेडी एक बार फिर जीवित होकर बाकी सर्वाइवर्स के साथ आइलैंड से निकल जाता है। बाकी लोग एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर मूवी का ऑफिशियल एंडिंग हो जाता है। मिस्टर रोरके एक बहुत अमीर आदमी था जो बहुत पहले अपनी वाइफ जूलिया के साथ आइलैंड घूमने आया था। जूलिया एस्थमा पेशेंट थी और जब उसकी मौत होने वाली थी तब रोरके ने पूरे आइलैंड में उसके लिए क्योर ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसे एक मिस्टीरियस ब्लैक वाटर का पता चला, लेकिन इसकी एक बड़ी शर्त थी, वो अपनी वाइफ को हमेशा जिंदा रखना चाहता था, तो उसे नए लोगों को आइलैंड पर बुलाना होगा और उनकी फैंटेसीज पूरी करनी होगी। इसी वजह से रोरके हर साल नए नए लोगों को यहाँ बुलाता था ताकि इस आइलैंड का मैजिक चलता रहे और उसकी वाइफ हमेशा जिंदा रहे। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पर जूलिया की मौत हो चुकी थी और उसके साथ ही फैंटेसी आइलैंड की पावर्स भी खत्म होने वाली थी। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ भी था, ब्रैक्स ने अपनी फैंटेसी मांग ली थी कि जेडी वापस आए और उसके बदले वो यहाँ सर्वेंट बनकर रहेगा। इसका मतलब ये था कि एक और नए शिकार के साथ फैंटेसी आइलैंड का साइकिल फिर से रिस्टार्ट हो गया। ये मौत का आइलैंड फिर से नए लोगों को बुलाएगा, उनकी फैंटेसीज पूरी करेगा और एक और डेडली गेम शुरू होगा। तो दोस्तों ये थी फैंटेसी आइलैंड की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।